अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के जे अपन तमाम बड़ी पदाधिकारी सबके साथ एक उच्च स्तरीय बैठक कैलन। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन उद्योग विभाग के तमाम अधिकारी के साथ बिहार में लगे वाला उद्योग और निवेशक के रियायत दे के लोग एक बैठक कैलन। ओते उद्योग विभाग के कार्यालय में बैठक के बाद वो कहलन जे बिहार में निवेशक खूब रुचि दिखा रहा है। हल्दीराम और अन्य कंपनी रुचि देखेलक। संगे वो कहलन जे बंगाल और असम के चुनाव के दौरान ही कई निवेशक से बात भेल उद्योग के लक, लेकिन कई नीति बनाल जा रहा है जेकर जल्दी कैबिनेट से मंजूरी मिल जाए। अभी तो बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं। बिहार के लोगों को जो उम्मीद है, हम पहले कोई घोषणा नहीं कर रहे, जब वो इम्प्लीमेंट होता है तभी घोषणा करते हैं। हम लोग जो हेडक्वार्टर है, जो कमिश्नरी हेडक्वार्टर, उस पर बुनकर की मदद के लिए खादी मॉल बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए डेवलप कर रहे हैं, जहां बुनकर की फैसिलिटी सेंटर डेवलप कर रहे हैं। हमारी जो उद्यमी योजना है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, उस पर भी हम आगे बढ़े हैं। अगले कैबिनेट में उसको भी हम ज़रूर लेकर जाएंगे। तो बिहार कई क्षेत्रों में आगे है और वो रहेगा। बंगाल चुनाव के लोग उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन दावा कैलन जे बंगाल में बीजेपी के सरकार बनना तय है। ममता दीदी के विदाई तय हो चुकल है। ममता दीदी से बंगाल के जनता त्रस्त है। बंगाल में बीजेपी नेता और प्रत्याशी पर हमला करवाया जा रहा है, लेकिन जनता खुद जवाब दे रहा है। देवी सभा में गड़बड़ किया था तो मैं डरने वाला हूँ। मैंने कहा था मैं पत्थर को फूल बना दूंगा और कमल का फूल खिला दूंगा। हम लोगों ने वहाँ पर, मैंने बंगाल, असम और केरल सब जगह प्रचार किया, लेकिन उस बीच में उद्योग मंत्रालय का भी काम करता है। आसाम में रहा तो नरेंद्र सिंह तोमर जी से मिलकर फूड पार्क ले लिया। बंगाल में रहा तो कई इन्वेस्टर को मैं बंगाल से यहाँ बिहार लाने में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते थे उनसे भी बातचीत की। तो कई क्षेत्रों में काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं बीजेपी के, लेकिन प्रशांत किशोर ने भी मोदी जी कह दिया है कि मोदी जी की लोकप्रियता बंगाल में है। एक तरफ वो बोल रहे डबल डिजिट क्रॉस नहीं करेगा। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाएगी। अपार बहुमत से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 2 मई दीदी गई। बिहार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह के फर्जी अकाउंट से लोग सबसे पैसा मंगाल जा रहा है। बिहार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह के फर्जी फेसबुक अकाउंट से लोग सबसे पैसा मांगे के मामला सामने आयल है। सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह एक जानकारी देते कहलन जे हमरा ए बारे में कुछ पता नहीं छल, लेकिन जखन कुछ रिश्तेदार और सगा संबंधी के फोन आबऽ लागल जे अहाँ के फेसबुक अकाउंट के द्वारा पैसा मांगल जा रहा है, तखन हम मामला पर संज्ञान लेलहुँ और एसपी के पास लिखित कार्रवाई के मांग केलहुँ हन। वो कहलन जे फर्जी अकाउंट बनाकर हमरा संबंधी और करीबी लोग से पैसा मांगे के काम किया जा रहा है। फर्जी लोग मैसेज के द्वारा अकाउंट में पैसा मांग रहा है। ओते वो एक शिकायत ईओयू के एसपी पंकज कुमार से कैलन है। सुभाष सिंह जानकारी देते कहलन जे कुछ लोग हमरा बदनाम करे के लिए फर्जी अकाउंट बनाकर पैसा मांग रहा है। वो कहलन जे मामला पर जल्द कार्रवाई करे के जरूरत है। कुछ रिश्तेदारों और कुछ शुभचिंतकों के द्वारा फोन आया कि आपके नाम पर पैसा मांगा जा रहा है, आईडी बना लिया गया। हम लोगों को भी जानकारी हुई, उधर अखबार में भी, कैसे न्यूज़ में भी छप गया, सिवान में टीवी पर भी चल रहा है। तो उसी संदर्भ में हम कंप्लेन भी दे रहे हैं। एसपी के पास एप्लीकेशन तैयार कराए हैं, जांच कराया जाएगी कि कौन ऐसा आदमी फ्रॉड कर रहा है। तो वही रिश्तेदारों को और शुभचिंतकों को अपना कॉल करके फ्रेंड रिक्वेस्ट में, और उसके बाद पैसा का डिमांड की, हम तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल में हैं, इसी तरह से कर रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से मांग रहे हैं। हाँ, फोन टेलीफोनिक कॉल किया जा रहा है सर। अब किन किन लोगों को सर ये कॉल किया जा रहा है? सबका मैसेज के द्वारा किया जा रहा है। उसका सबका स्क्रीनशॉट वगैरह है, जितना हम लोगों के पास उपलब्ध हो सका है उतना स्क्रीनशॉट हम लोग दिए हैं।
अभी जैसे अभी थोड़ा देर पहले हम बैठे थे तब तक कलकत्ता से फ़ोन आया कि हमारे रिश्तेदार हैं, इनडायरेक्ट से रिश्तेदार हैं, उनसे भी पैसा मांगा गया। तो वही लोग बताए, तब तक सुबह से हम लोगों को पता चल गया था। तो हम फेसबुक से लिखवा भी दिए कि इस तरह का हमारा आईडी हैंग हुआ है, उस पर किसी को नहीं आना है, किसी को पैसा कोई नहीं डालना है, इस भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो लगता है कि कोई विरोधी की भी चाल हो सकती है क्या? तो फ्रॉड कर रहा है, कोई भी कर सकता है। अब इस पर तो प्रशासन इसका जांच करे, साइबर क्राइम वाले लोग देखें, कोई भी हो सकता है। तो कोई हमारे विरोधी नहीं तो उस संबंधी या हमारा सहयोगी थोड़ी है। जो भी कर रहा है विरोधी कर रहा है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के वही बयान पर विपक्ष द्वारा प्रहार कल जा रहा है, जाय में वो कहलन जे बंगाल में भाजपा के सरकार बनने के बाद बिहार के युवा सबके रोजगार मिलत। सुशील मोदी के ट्वीट कि बिहार के युवा के बंगाल में रोजगार मिलत और बंगाल में भाजपा के सरकार बनत, इस पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहले जे सुशील मोदी अनर्गल बयान देवे में माहिर छथि। मधुबनी में की भेल ओहि पर अहाँ सबके पता अछि। जहां सुशील मोदी के बात अछि तो वो आउट ऑफ सीन छथि और बिहार बीजेपी में हुनका दरकिनार कऽ देल गेल हन। तैं वो उल्टा सीधा बात सिर्फ न्यूज में बनल रहे के लेल करैत रहे छथि। ओते चुनाव आयोग द्वारा ममता बनर्जी के 24 घंटा तक चुनाव प्रचार के रोक पर तेजस्वी यादव कहलन जे ई फैसला चुनाव आयोग के आयल हन, ई असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक अछि। चुनाव आयोग भाजपा आयोग भऽ गेल हन और चुनाव आयोग के जे काम करबाक चाही ओ नहि कऽ कऽ ओ सत्ता दल के गुलामी में लागल अछि। सुशील मोदी जी तो अनर्गल बयान देने में माहिर है। मधुबनी के मामले में भी जो उन्होंने ट्वीट किया उसका क्या हुआ वो आप सब लोग जानते हैं। जहाँ तक बात ऐसी बातें अगर भी करते हैं तो कोई मतलब ही नहीं है, वो आउट ऑफ सीन है। बिहार बीजेपी ने उनको दरकिनार कर दिया है। अब वो उल्टी सीधी बात करके केवल न्यूज में बने रहना चाहते हैं। ये अलोकतांत्रिक फैसला चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग जो है अब रहेगी। चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए वो काम ना करके जो सत्ता दल के जो लोग हैं उसकी गुलामी कर रही है और एक बीजेपी के सेल के तरीके से चुनाव आयोग काम कर रही है। आप पर भी आरोप लगाए थे सुशील मोदी ने कि आप संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को मधुबनी कांड में। ट्वीट किया था। कुछ पता ही, जब उनके पिता का बयान आ ही गया है तो हमको सफाई देने की जरूरत ही नहीं है। अरे पहले तो उनको धरपकड़ करना चाहिए। हम लोग तो मांग कर ही ये तो साथ हमारी मीडिया के साथ ही हमारे साथ भी हमने जो बातें सुनी वो आप लोगों को बताई और बिहार की जनता को बताई, सरकार को बताई। पटना में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा 45 वर्षों ऊपर के व्यापारी सबके टीका लगावे के काम शुरू भेल। बिहार में बढ़त कोरोना संक्रमण के बीच जदयू ट्रेडर्स प्रकोष्ठ और रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यापारी के आइ से कोरोना टीकाकरण शुरू कयल गेल। एहि कार्यक्रम में जदयू ट्रेडर्स प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक वर्मा और प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव भी मौजूद छला। अच्छा और होगा। वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा है, जो बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे हॉस्पिटलों में और बहुत जगह पे बहुत काफ़ी भीड़ था। इसलिए जनता दल ट्रेडर्स यूके ट्रेडर्स प्रकोष्ठ ने और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने दोनों के सहयोग से ये विशेष व्यवस्था किया गया है कि जितने भी बिहार पटना ज़िला के व्यापारी लोग हैं वो आवें और अपना वैक्सीन बिना भीड़ भाड़ के सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए यहाँ पर अपना इंजेक्शन लगवावें। नहीं, अभी तक तो 35 आदमी का लग चुका है और आज का टारगेट हम लोगों का 100 आदमी का है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एनएमसीएच के दौरा केलन और अही बीच एक कोरोना मरीज तरफ दम तोड़ दिलन। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एनएमसीएच अस्पताल के निरीक्षण केलन। निरीक्षण के दौरान कोरोना मरीज के तरफ का मौत भेल। कोरोना मरीज करीब 1.5 घंटा से कड़ी धूप में एम्बुलेंस में पड़ल छल। अस्पताल में भर्ती नहीं कयल जाय से मरीज के मौत भ गेल।
दरअसल राजधानी में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। ओते कोरोना संक्रमण के मरीजक मौतक आंकड़ा भी बढ़ लागल है। पटना के अगमकुआं स्थित एनएमसीएच में लगातार मरीज के मौत से अस्पताल परिसर में हड़कंप मचल है। ओते सुबह के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एनएमसीएच अस्पताल पहुंचला, जहां कोरोना मरीज से मिले के बाद अस्पताल के निरीक्षण कलन और कहलन जे कोरोना के बढ़त मामला के बीच सब अस्पताल में बेड के संख्या बढ़ायल जा रहा है। जाय दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एनएमसीएच के निरीक्षण कर रहा छला। वही दौरान एनएमसीएच अस्पताल के घोर लापरवाही से एक कोरोना मरीज के तरफ का मौत हो गया। आपके ध्यान में होगा, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से बढ़ते हुए कोरोना मरीजों के मामले को लेकर सचेत है, सतर्क है। और पिछले 1 महीने से जब देश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, उसी समय से राज्य के अंदर की जो हमारी टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की सुविधा है, उसको बेहतर करने के सारे इंतजामात किए गए। और आज उसी का परिणाम है कि पिछले 10-12 दिनों में पॉजिटिव केसेस में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे। उसके बावजूद हम मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। हमारा जो पूर्व का अनुभव है, वह अनुभव भी काम आ रहा है। हमारे चिकित्सकों को भी वो अनुभव काम आ रहा है और साधन और सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। कल ही मैंने बिहार के सभी सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट से सारी व्यवस्थाओं पर बातचीत की। जो आवश्यक दिशा निर्देश देने थे वो दिए गए। और आज एनएमसीएच आया हूँ, यहाँ की व्यवस्थाओं को मैंने देखा, मरीजों से मैं मिला हूँ। सभी मरीज व्यवस्थाओं से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। सभी ने कहा कि उपचार बेहतर हो रहा है। मैं स्वयं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। दवा से लेकर खाने पीने तक की सुविधाएं बेहतर हैं। और एक चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई थी कि एनएमसीएच में बेड की संख्या बढ़ाई जाए। और न केवल एनएमसीएच में, बल्कि जिन जिन मेडिकल कॉलेजों में ज़रूरत है, उन सभी मेडिकल कॉलेजों में बेड्स बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी कल से 44 बेड और बढ़ जाएंगे। इसके अलावा पटना के एम्स में भी आज रात से 30 बेड वहाँ बढ़ जाएंगे और आगे के दिनों में भी 30-30 बेड करके बढ़ेंगे। पीएमसीएच के अंदर भी बेड बढ़ाया जा रहा है। तो सभी मेडिकल कॉलेजेस में हम बेड बढ़ा रहे हैं। उसके अलावे मैं आम लोगों से अपील करता हूं कि यदि सामान्य दिक्कत है तो हमारे जो जिला के अंदर अनुमंडल अस्पताल हैं, हमारे जो सदर अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में भी कोरोना के मरीजों की देखरेख, दवाइयाँ की जा रही हैं। हर जिले में हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है। तो सामान्य या मामूली दिक्कत होने पे जरूर उन अस्पतालों की भी सेवा को लोग लें। और जो बड़े हमारे अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में भी हम स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार दे रहे हैं और बेहतर करने की कोशिश भी हो रही है। पीएमसीएच में जिंदा को मुर्दा के मामले में आपने कार्रवाई की है, सही लोग उसमें अब तक दोषी नहीं हुए हैं। जो भी दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा। एक महीने को फिर आप लोगों ने मैंने कहा जो भी दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये कौन दोषी है सर? आप लोग अब तक जांच हो रही है, जांच हो रही है। उसके लिए कमेटी बना दी गई है। प्रारंभिक रूप से जो दोषी समझ में आया, उस एक व्यक्ति पर कार्रवाई भी हो गई। और आगे जो कोई भी होगा, क्योंकि यह मैं मानता हूँ कि गंभीर विषय था और ये गलती जिसने की है वह क्षमा करने योग्य नहीं है। तो जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। सर, अभी जो जिस तरह का दूसरा स्ट्रेन जो जांच में आ रहा है, क्या सर कुछ अलग तरह का ये स्ट्रेन है या फिर वही स्ट्रेन है? नहीं, अभी तक हम लोगों ने दूसरे जगह भुवनेश्वर भी कुछ सैंपल्स भेज के टेस्ट करवाए हैं। कोई दूसरे स्ट्रेन की जानकारी नहीं मिली है। जो पुराना कोरोना है, अभी तक की जानकारी के अनुसार वैसा ही सारा सिम्टम और स्ट्रेन और मरीजों के लक्षण सब कुछ दिखाई पड़ रहे हैं और उसी प्रोटोकॉल पे सारा ट्रीटमेंट भी हो रहा है। केंद्रीय
मंत्री रविशंकर प्रसाद IGIMS पहुंचला और इस दौरान वो कहलन जे कोरोना पर राजनीति नहीं हेबाक चाहिए। केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद पटना के IGIMS में पहुंचला। रविशंकर प्रसाद दोपहर 3 बजे पटना के IGIMS पहुंचला। तो कोरोना उत्सव कार्यक्रम में शामिल भेलन। इस दौरान वो कहलन जे देश में अखन तक 11 करोड़ डोज बढ़ चुकल हैं। रविशंकर प्रसाद IGIMS में स्वास्थ्य कर्मी से मुलाकात कैलन और कौन तरह से टीका लगायल जा रहा है ई जानलन। ओते हुनका से जखन सवाल कयल गेल जे कई राज्य में वैक्सीन खत्म भ गेल हन तो वो कहलन जे कोरोना पर राजनीति नहीं हेबाक चाहिए। जहां भी वैक्सीन खत्म भ गेल ओतय पहुंचायल जा रहा है। हम लोग सभी मंत्रीगण जाएं और देखें कि इस टीका उत्सव में कोरोना के कैसा कार्यक्रम चल रहा है, डॉक्टरों से मिलें। तो इसीलिए मैंने ये निर्णय किया कि आज मैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में आऊँगा। डॉक्टर विश्वास जी मंडल जी, उनकी सारी टीम से मुलाकात हुई और यहाँ मैंने देखा है तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि बहुत ही उत्साह से काम चल रहा है और जो अपेक्षा थी माननीय प्रधानमंत्री जी की कि पूरा देश एक साथ खड़ा हो कोरोना की लड़ाई में, तो वो काम चल रहा है। स्थानीय विधायक अपने पार्टी के वरिष्ठ संजय चौरसिया भी मेरे साथ हैं। जो मैंने आज सुबह तक की जानकारी प्राप्त की है, देश में अभी तक 11 करोड़ डोज कोरोना के लग चुके हैं, 9.5 करोड़ लोगों को। अब इस बात को आप समझें कि अभी कोरोना का टीका 45+ के लोगों को लगाया जा रहा है। तो उसमें अगर आज सुबह तक 11 करोड़ डोज लग चुके हैं देश के लगभग 9.5 करोड़ लोगों को, तो ये एक संतोषजनक बात है। इसको और आगे करना है और एक बड़े अभियान के रूप में कार्यक्रम चल रहा है, ये चले। इसीलिए पटना साहिब मेरा लोकसभा क्षेत्र भी है, मैंने यहीं पैदा हुआ, यहीं पढ़ा लिखा, तो जब भी मैं यहाँ के किसी कार्यक्रम में जाता हूँ तो मुझे प्रसन्नता होती है। और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट स्वयं में अच्छा काम करता है, मुझे मालूम, और बाकी भी सारी संस्थाएं लगी हुई हैं, इसके लिए लगें, यही मेरी शुभकामना। SCS न्यूज में अखन वक्त हो रहा है चिट्टा ब्रेक के बाद समाचार का सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774।
हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बेगूसराय में छात्रा के बलात्कार के मामला में गुस्सैल लोग सब SP कार्यालय के घेराव केलन। बेगूसराय जिला के बलिया थाना क्षेत्र के मंसूरपुर गांव में बीतल 17 मार्च के 9वीं कक्षा के छात्रा से भेल दुष्कर्म के घटना के लेकर SP कार्यालय पर कानून सेवा दल के संगठन समेत ग्रामीण सब बेगूसराय SP कार्यालय के घेराव केलन, जहाँ में दुष्कर्म के आरोपी अभिषेक कुमार की गिरफ्तारी के मांग कल गेल। सामाजिक कार्यकर्ता सरिता देवी बतौलन जे पीड़ित के घरवाला के आरोप के द्वारा मुकदमा उठावे के लगातार धमकी दिल जा रहा है और जान से मारे के धमकी भी दिल जा रहा है। पीड़िता के साथ एक बेर सामूहिक दुष्कर्म करे के भी धमकी दिल गेल हन, जैसे पीड़िता और उनक परिवारक लोग भयभीत छथि, जेकरा लऽ कऽ SP कार्यालय के घेराव कयल गेल हन। 3 मांगों को लेकर के आज SP कार्यालय पर आप पहुंचे। बलिया थाना के अंतर्गत मनसेरपुर गांव, जहां माननीय सांसद राकेश सिन्हा का आवास है, वहीं के ग्रामीण हैं। नवम वर्ग की छात्रा के साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई। एक वैसे अपराधी के द्वारा जो 4-5 माह सजा काट चुका है चोरी के अपराध में, और 17 मार्च का यह कांड है। पुलिस टाल मटोल कर रही है, जिसका लाभ उठा करके अपराधी पीड़िता और पीड़िता के परिवार को केस उठाने की धमकी दी जा रही है, और नहीं उठाने पर जान से मारने की धमकी मिल रही है, सामूहिक बलात्कार की धमकी मिल रही है। बाध्य होकर के कानून सेवा दल आज माननीय SP साहब के कार्यालय का घेराव करने का काम कर रही है। जयनगर में बीड़ी मजदूर यूनियन के एक सम्मेलन भेल। बीड़ी मजदूर यूनियन जयनगर के देवधाम में एक सम्मेलन केलन। मोहम्मद रशीद के अनुमंडल सचिव एठम चुनल गेल। बीड़ी मजदूर के उचित मजदूरी और अधिकार के लड़ाई लड़े के वो बात कहलन। जयनगर अनुमंडल क्षेत्र के देवधा गांव के गोबरही में बीड़ी मजदूर यूनियन के एक जनसभा मोहम्मद रशीद की अध्यक्षता में आयोजित कयल गेल, जाहि में 18 सदस्यीय कमेटी के गठन कयल गेल एवं सर्वसम्मत से मोहम्मद रशीद के अनुमंडल सचिव पद पर चुनल गेल। सभा के संबोधित करैत भाकपा माले के प्रखंड सचिव सह बीड़ी मजदूर यूनियन के प्रभारी भूषण सिंह कहलन जे कठोर परिश्रमी बीड़ी मजदूर के मजदूरी में शोषण कयल जाइत अछि, तो दोसर तरफ सरकार के द्वारा मिले वाला विभिन्न प्रकार के सुविधा से सेहो वंचित कयल जा रहल अछि, जे अब बर्दाश्त नहीं किया जाए। देखिए, कोई जन संगठन के जो मूलभूत समस्या समाधान होना चाहिए, जन संगठन के सुविधा मजदूर की न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए। दरभंगा नगर निगम के सफाई अभियान के लेल नव गाड़ी के खेप मिलल। दरभंगा नगर निगम द्वारा चलायल जा रहल सफाई अभियान में निगम द्वारा नव गाड़ी सब सफाई अभियान में लगाओल गेल हन। आब कचरा के विभिन्न माध्यम से इकट्ठा कयल जा रहल अछि। गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग राखे के लगातार प्रचार प्रसार कयल जा रहल अछि। गाड़ी सब पर लाउड स्पीकर के द्वारा गाड़ी आवे के सूचना भी दिल जा रहल अछि, ताकि कचरा उठाव के दौरान घर सब से कचरा बाहर निकल सके और वो कचरा अपना गंतव्य तक पहुँच जाए।
गाना जो बज रहा है इससे जो है बहुत से मोहल्लों में जो है कचरा निकालने में आसानी होता है, कचरा कम हुआ है। आवाज़ सुन के जो है लोग अपने घर से बाहर निकाल देते हैं कचरा, गाड़ी को स्टाफ रहता है, कचरा रखता है गाड़ी में। यानी अच्छा प्रभाव है इसका? अच्छा प्रभाव हो रहा है, रोड पे कचरा नहीं फेंकाता है। अपना नाम बताइए। अब्दुल्ला खान, ड्राइवर है। सुपौल में एक रेयर ब्लड ग्रुप के जरूरत एक नवजात बच्चा के पड़ गए और एक जानकारी जखन व्हाट्सएप के माध्यम से कैलाश जी के भेटलन तो वो तुरंत आगा अला और हुनक पत्नी में रक्तदान कर कोई बच्चा के जान बचौलन। व्हाट्सएप ग्रुप पर कैलाश जी एक मैसेज देखलन जिसमें एक नवजात शिशु के बी निगेटिव ब्लड के जरूरत छल। कैलाश जी के पत्नी के ब्लड ग्रुप बी निगेटिव छल। वो अपना पत्नी से बच्चा के जान बचावे के बात कहलन। हुनक पत्नी तुरंत ब्लड दे के लिए तैयार हो गई और कैलाश जी के साथ वो पहुंचकर तुरंत रक्तदान कलन जाहिसे ओहि बच्चा के जान बचायल जा सकल। कैलाश जी और हुनक पत्नी के एहि योगदान के लेल सब सराहना कर रहल छथि। आज का रक्तदान हमारे बड़े भैया कैलाश भैया की पत्नी कर रही हैं। एक बच्चे को बी नेगेटिव का बहुत सख्त ज़रूरत था और बच्चा नवजात था, शायद एक दिन उसकी उम्र होगी 1 दिन की। तो कैलाश भैया को जैसे ही जानकारी हुई उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी को सूचित किया और इनका दिल देखिए कि ये ब्लड देने के लिए तुरंत उपस्थित हो गई हैं। कैलाश भैया आप कुछ कहना चाहेंगे? हम तो जब ये न्यूज़ देखे तो हमको पता चला तो हम सोचे कि इस रक्तदान से बड़ा दान कुछ नहीं होता है और ब्लड देने से अगर उस बच्चे की ज़िंदगी बच जाएगी तो हमको लगता है वो आगे चल के कुछ ना कुछ अगर बड़े अफसर बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। आपने अपनी पत्नी को कैसे इस बात के लिए राजी किया? महिला को समझाना तो बड़ी मुश्किल बात है लेकिन मैं अपने पत्नी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने एक बार कहा कि एक बच्चा बीमार है, बहुत बढ़िया, और उसको आपकी ब्लड का ज़रूरत है। इन्होंने एक बार में तैयार हो गया और बोला आप देंगे ब्लड। इसके लिए मैं बहुत बहुत इनका आभारी रहूँगा। बहुत बढ़िया। भाभी आपके रक्त से एक बच्चे की जान बच रही है, आपको रक्तदान करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कुछ कहना चाहते हैं? धन्यवाद। बाबा अहाँ के लिए रक्तदान कर लगे हमारे भाभी, अहाँ कुछ कहबे? ठीक है, आशीर्वाद दियो भाभी का। ठीक है। चैती नवरात्रा के ऐसे शुरुआत भ गए। समस्तीपुर में नवरात्रा के पहल दिन 251 कन्या द्वारा कलश शोभा यात्रा निकालल गए। समस्तीपुर के वारिसनगर प्रखंड क्षेत्र के मूसेपुर में चैती नवरात्रा के अवसर पर ग्रामीण सब भव्य कलश शोभा यात्रा निकालन, जाहिमे 251 कन्या कलश यात्रा में भाग लेलन और पोखर से जल भर कर पूजा स्थल तक गाजा बाजा के साथ धूमधाम और हर्षोल्लास के बीच पहुंचला। मूसेपुर में 10 वर्ष से पूजा पाठ काफी हर्षोल्लास के साथ ग्रामीण सब करे छथि। शोभा यात्रा में दर्जनों युवा बढ़ चढ़ कर धार्मिक और सामाजिक कार्य में हिस्सा ले छथि और पूजा के सफल बनावे छथि। नवरात्र के आई पहल दिन ही ग्रामीण सब के चहल पहल देख कर हुनक उल्लास के अंदाजा लगेनाय आसान छल। अब तमाम हार्दिक अभिनंदन करता है और बढ़ता रहेगा। इधर दरभंगा में भी चैती नवरात्रा के शुरुआत हो गए हन। स्थानीय लहरियासराय के चट्टी चौक पर चैती नवरात्रा के आयोजन होते और एठम भव्य दुर्गा पूजा होते। लहरियासराय के चट्टी चौक अवस्थित मंदिर में हर साल चैती नवरात्रा काफी धूमधाम से मनायल जाते, लेकिन पिछला साल कोरोना संक्रमण के कारण एठम नियम कानून के तहत पूजा कयल गेल छल और अहू बेर वह परिस्थिति सामने अछि। तैं सारा नियम कानून के पालन करैत पूजा के शुरुआत भेल हन। एहि बेर माँ दुर्गा घोड़ा पर आबि रहल छथि और हुनकर प्रस्थान आदमी पर भऽ रहल अछि, जे कि शुभ बतायल जा रहल अछि। जी एहि बेर 2021 के जे नवरात्रा बासंती नवरात्रा हम सब मनावल जा रहल छी। आइ पहला दिन है और शैलपुत्री माँ के आराधना हम सब कर रहल छी। माता मंगल दिन अजुका दिन आगमन हुनकर शुभागमन भेलन है और अस्त पर वो छठि घोड़ा पर माता जी एलखिन छात्र भंग तुरंग में घोड़ा पर हुनकर
आगमन भेलन है और वो माता जा रहा है नरवाहना और कुल मिलाकर ये शुभता के प्रतीक है। इधर दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम रामनवमी, चैती नवरात्रा और माहे रमजान के लौकर हमारे संवाददाता दिलीप झा से बात करत अपन प्रतिक्रिया दिलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम चैती नवरात्रा, रामनवमी और रमजान पर प्रशासन के तरफ से कैल जा रहा व्यवस्था के बारे में ऐसे संवाददाता दिलीप झा के जानकारी देते बतौलन जे एहि बेर कोरोना वायरस के संक्रमण के देखते ही हर तरह के एहतियात बरते के निर्देश दिल गेल हन। आज से चैती नवरात्रा शुरू है और कल से रमजान शुरू है कि क्या गाइडलाइन दिया गया है और किस ढंग से मनाएंगे? देखिए, चैती दुर्गा पूजा और नवरात्रा और रमज़ान आने वाले रामनवमी पर्व के लिए और अप्रैल 30 तारीख तक जो भी धार्मिक पर्व होगा इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन निर्गत किया है। इसके अनुसार सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे और आम जनों के लिए ये प्रवेश नहीं रहेंगे और वहाँ पर जो पुजारी या जो पूजा करने वाले व्यक्ति होंगे वो पूजा कर सकते हैं। तो सार्वजनिक तौर पर मंदिरों को बंद रखने का आदेश निर्गत हुआ है और इसको सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। वास्तविक बात यह है कि कोरोना का प्रकोप बहुत बढ़ते जा रहा है। दरभंगा जिला भी अभी वर्तमान में नियंत्रित है, लेकिन बढ़ने का गुंजाइश बहुत है और जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी बढ़ रहा है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने निर्देश दिया। मैं आम जनताओं से अपील करता हूँ कि सरकार का निर्देशों का अच्छे से पालन करें और कोरोना के लड़ाई में प्रशासन का सहयोग दें। रमजान के लिए क्या निर्देश दिया गया सर? रमजान में तो कुछ लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं, क्या? देखिए, सार्वजनिक जो मस्जिद हैं जहाँ पर नमाज पढ़ते हैं वो तो बंद रहेंगे आम जनों के लिए। तो घर में पूजा पाठ कर सकते हैं, घर में नमाज पढ़ सकते हैं या जो निजी एरिया है वहाँ पर उनके जो अपने एरिया क्षेत्र है वहाँ पर पढ़ सकते हैं। सार्वजनिक तौर पर मस्जिदों में या मंदिरों में पूजा पाठ या नमाज कार्यक्रम नहीं आएगा। इधर दूसरी तरफ दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम सब अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाढ़ पूर्व एक समीक्षा बैठक केलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर प्रखंड के अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ बाढ़ पूर्व समीक्षा बैठक आयोजित केलन, जाहिमे वो कई आवश्यक दिशा निर्देश दिलन। सर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा क्या निर्देश दिया गया अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी? बाढ़ के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिया गया कि जो आने वाले समय के बाढ़ है उसका पोर्टल जो संपूर्ण पोर्टल विकसित किया गया है उसको अद्यतन करा लें और उसका जो फोन नंबर और डिटेल्स अद्यतन रखें ताकि अगर बाढ़ का स्थिति उत्पन्न होगी तुरंत लोगों को पैसा अकाउंट के माध्यम से ट्रांसफर किया जा सके। आओ आप अंत में किस स्वास्थ्य से जुड़ल मसला पर बात कल जाए और आई हमरा सब के बीच एहि मसला पर बातचीत करबाक लेल मौजूद छथि जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण झा, जिनका से बातचीत कलन एससीएस के वरिष्ठ संवाददाता दिलीप झा। जी डॉक्टर साहब, आप मेडिसिन स्पेशलिस्ट भी हैं और हार्ट स्पेशलिस्ट भी हैं। अभी जो दौर चल रहा है कोरोना का, इसमें किस तरह से लोग जनरल लोग भयभीत हैं कि ये कोरोना का टीका क्या है और किस ढंग से बीमारी क्या, इसके आपके किस तरह से सलाह देंगे लोगों को और क्या आप अपने कुछ विशेष बताएं? मैं डॉक्टर प्रवीण झा हूँ, मैं डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और कोरोना का महामारी चल रहा है, इसमें हमें सचेत रहना है, सतर्क रहना है। बाकी सब कुछ पेपर में आते रहता है, न्यूज़ में आते रहता है कि मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी मेंटेन करें और अपने हाथ को या घर को सैनिटाइज करते रहें। मैं हार्ट डिसीज़ के बारे में बोलना चाहूँगा कि कोरोना जो है उन मरीजों को ज़्यादा प्रभावित करता है जिनको पहले से कोई बीमारी हो, जैसे कि शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो या जो हार्ट के मरीज़ हैं या जो किडनी के मरीज़ हैं, उनमें देखा गया है कि मृत्यु दर ज़्यादा है और कोरोना इन कमज़ोर व्यक्तियों को ही ज़्यादा तंग करता है। तो हार्ट के मरीजों को चाहिए कि कोरोना में जो आप दवा ले रहे हैं, जिनका बाईपास हुआ हो
या जिनका स्टेंट लगा हुआ हो या जिनको हार्ट का मरीज़ हैं और जो दवा पे है वो अपना दवा बंद ना करें, उसको लगातार लेते रहें और सरप्लस मात्रा में घर पे रखें, क्योंकि कभी लॉकडाउन होता है, कभी दुकान बंद होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका दवा मिस होना चाहिए। दूसरा है कि बाकी के कंपैरिजन में जो जनरल पब्लिक और हार्ट के मरीज़ में ये देखा गया है कि कोरोना का संक्रमण 10% ज़्यादा होता है हार्ट के मरीजों में। इसीलिए कोशिश करें कि घर के अंदर रहें, कम ज़रूरत पड़ने पे ही बाहर निकलें। अपने घर में भी आपको क्या करना है कि जो जैसे कि हम लोग सारे हार्ट के मरीज़ को बोलते हैं कि आप लोग रेगुलर एक्सरसाइज करें, 20 मिनट हर रोज़ चलें, तो कोशिश कीजिए कि घर में चलें, छत है छत पे चलें, गार्डन है गार्डन पे चलें, पार्क और बाहरी मैदान या भीड़ भड़ा का इलाका को अवॉइड करें। घर में ही चलें, जितना देर आपको चलना है, जैसे 20 मिनट पर डे कम से कम चलना है, तो कोशिश करें घर पे चलें, छत पे चलें। पौष्टिक खाना लें, तेल घी मसाला और चर्बी युक्त खाना तो हार्ट के मरीजों के लिए परहेज़ है, लेकिन पौष्टिक खाना लें। अगर आप फल खाना चाहते हैं तो भरपूर मात्रा में फल खाएं, हरा सब्जी खाएं और अपने बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, ये देखा गया है जो यहाँ पर जनरली हार्ट के कोई मरीज यहाँ कहते हैं, दरभंगा में एक प्रवीण सिन्हा हैं जो कहते हैं एंजियोग्राफी पैर से करते हैं या क्या पेशेंट के लिए काफ़ी कष्टदायी होती है और हाथ से भी आया है। आप लोग नए टेक्नोलॉजी पढ़ करके आए हैं, अभी क्या विशेष सुविधा आप लोगों के पास हार्ट के मरीज के लिए है? उससे पहले जो हम अभी बात कर रहे थे कि हार्ट के मरीजों का, तो हम ये बोलना चाहेंगे कि वैक्सीन के बारे में हम थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहते हैं। सभी हार्ट के मरीज़ को या जिनका भी अभी तो 45 साल के ऊपर को वैक्सीन मिला, सबको वैक्सीन लेना है। आए दिन हमको फ़ोन आते रहता है कि मेरा पंपिंग पावर बहुत कम है, 20% है, 25% है, हमको पेसमेकर लगा हुआ है, हमको स्टेंट लगा हुआ है, मेरा बाईपास हुआ है, वैक्सीन ले कि नहीं ले। सबको वैक्सीन लेना है और हार्ट के मरीज़ के लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीन लेना। और वैक्सीन का ऐसे कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है। किसी मरीज़ में थोड़ा फ्लू लाइक सिम्टम्स होता है, बॉडी एक, हल्का फीवर, और ऐसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन किसी में नहीं देखा गया है। इसीलिए वैक्सीन का डरना नहीं है, वैक्सीन लेना है। फिर आपके सवाल पे आते हैं कि एंजियोग्राफी और ये सब। देखिए, हार्ट अटैक जो है वो हम लोग ECG, इको और कुछ ब्लड मार्कर्स है जैसे ट्रोपोनिन, CPK-MB, इससे हम लोग पहचान करते हैं कि हार्ट अटैक है। इससे हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि आपका ब्लॉकेज कितना है, कैसा है। हार्ट में 3 नली होती है, LAD, LCX, RCA, 3 नस है जो हार्ट को खून ले जाती है और हार्ट का पोषण करते हैं, दिल का। अब हम लोग ECG, इको और जो TMT और कुछ ब्लड के मार्कर्स हैं जैसे ट्रोपोनिन, CPK, इससे पता चलता है कि आपको हार्ट अटैक है। लेकिन ये हार्ट अटैक कितना गंभीर है या कितना ब्लॉकेज किया हुआ है, 1 नस में ब्लॉकेज है, 2 नस में ब्लॉकेज है, 3 नस में ब्लॉकेज है, इसके लिए एंजियोग्राफी जांच होता है। एंजियोग्राफी जांच को हवा नहीं बनाना है, ये कोई बहुत बड़ा जांच नहीं है, ये डे केयर जांच है। मतलब आप दिन में आए और फिर 2-4 घंटा 6 घंटे में चले जाएं। एंजियोग्राफी जांच 2 तरह से होता है, एक फीमोरल से यानी कि पाँव जांघ से, और एक हाथ से, हाथ के नस से। पुराना जो एजुकेशन है, पुराना जो स्टडी है, उससे पाँव से होता था। लेकिन उसमें क्या है कि मरीज को 6 घंटा तक सीधे लेटना पड़ता है, पेशाब पैखाना में दिक्कत होता है, मरीज उठ नहीं सकता है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज में भी लेट हो जाता है। कभी कभी 1 दिन 1 रात मरीज को हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। दूसरा क्या है कि उसमें वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन यानी कि ब्लड का थक्का बनने का चांस रहता है जांघ में। इसीलिए हम आजकल रेडियल एंजियोग्राफी करते हैं। ये हाथ के नस से होता है। फ़ायदा इसमें ये है कि मरीज उठ बैठ सकता है, चल फिर सकता है, 2 घंटा में मरीज का छुट्टी हो जाता है। और तीसरा कि वो खून के थक्का का जो कॉम्प्लिकेशन है वो इसमें नहीं होता है। तो ये आजकल हर अच्छे सेंटर पे, बड़े सेंटर पे हाथ से ही एंजियोग्राफी किया जाता है। हार्ट के मरीज यदि आपसे संपर्क करना चाहे तो कहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, क्या व्यवस्था आपके यहाँ है? देखिए, हार्ट के मरीज जो भी हैं, जिनको भी हार्ट के मरीज का लक्षण क्या होता है, अब जानना हम लोग को ये है कि इससे हम लोग शुरू करते हैं। चलने फिरने में सीने में दर्द होना, चलने फिरने में हाँफ जाना,
सीरीज चढ़ने पे, एक तल्ला दो तल्ला जाने पे आप अपने कंपैरिजन में, एज ग्रुप के कंपैरिजन में आप हाँफ जा रहे हैं, या आपको सीना में भारीपन हो जा रहा है, या आप 2-3 सीढ़ी जाने के बाद थक के बैठना पड़ रहा है आपको, या आपका धड़कन बहुत तेज हो जाता है, या फिर आपको चक्कर आ रहा है, आपको बेहोशी लग रहा है, ये सब हार्ट का ये कॉमन लक्षण है। ये हो गया एक, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्रोनिक स्टेबल एंजाइना। एक होता है हार्ट अटैक जिसमें कि मरीज को सडन एक बार की बहुत ज़ोर से दर्द होता है, बायां में हो, कभी कभी दायां में भी होता है, और कभी कभी पेट में भी होता है, और ये दर्द हाथों में जाता है, पीठ में जाता है, गला तक जाता है। ये सब लक्षण है। इसके लिए जब इस तरह के मरीज होते हैं तो हम लोग पहले एक ECG करते हैं, फिर एक इको करते हैं, और जो पहले कैटेगरी के मरीज है जैसे क्रोनिक स्टेबल एंजाइना, जिनको चलने फिरने में दिक्कत है, उनके लिए हम लोग ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं। जो ट्रेडमिल जो आप लोग घर में देखते हैं वैसा ही रहता है, उसमें बस ECG लगा रहता है। इससे पता चल जाता है कि आपको हार्ट का तकलीफ है। और जो हार्ट अटैक जिसको होता है उसके लिए ECG होता है, इको होता है, और ट्रोपोनिन आई और CPK-MB होता है। मेरा क्लिनिक बेता में है, बड़ी मस्जिद गली में, हनुमान मंदिर के सामने, दरभंगा हार्ट सेंटर के नाम से। यहाँ पे ECG, इको, TMT तीनों की सुविधा है। और बाकी जो एंजियोग्राफी जो होता है, चूँकि उसके लिए कैथ लैब चाहिए, तो वो हम पारस में करते हैं। आप पारस में भी जॉब करते हैं? पारस में केसेस करते हैं, जॉब नहीं करते, केसेस करते हैं, क्योंकि उसके लिए कैथ लैब चाहिए। तखन अपने सब डॉक्टर प्रवीण झा से भेल ई विशेष बातचीत के अंश देख रहा छलौं। अगला सेगमेंट में हम सब फिर कोनो और डॉक्टर साहब के साथ बातचीत करब, क्या तो अखन के समय में डॉक्टर के सलाह बहुत जरूरी भ गेल हन। तैं SCS एक विशेष सेगमेंट अहाँ सबके ध्यान में राखैत शुरू केलक अछि। अगला कड़ी में हम सब एक शिशु रोग विशेषज्ञ से बातचीत करब। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।